जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त दीपक और फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है बडी कॉमर्स क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी तक आप लोगों के लिए 2 लेक्चर इनकम टैक्स पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं अपने इस YouTube चैनल पे, जिसे आई होप आप लोगों ने सभी बहुत अच्छे से देखा भी होगा और समझा भी होगा। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं और उसका सॉल्यूशन मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में दे दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को लास्ट के लेक्चर्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे, जिसमें से कुछ बैकग्राउंड ऑफ इनकम टैक्स लॉ था और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जैसे असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले टर्म है इनकम टैक्स में। तो प्लीज़ अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा अभी तक और सीधा आप ये लेक्चर देख रहे तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप उन दोनों लेक्चर्स को देख ले ताकि आपका क्लैरिफिकेशन बेसिक टर्म्स पे और अच्छे से हो जाए और आपको आने वाले लेक्चर्स और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको लेक्चर 2 में स्टेप्स बताए थे टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए और उस पर टैक्स पेबल कैलकुलेट करने के लिए, और यही बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए समझना, क्योंकि ये एक समरी था पूरा का पूरा इनकम टैक्स को बेहतर तरीके से कैलकुलेट करने के लिए और समझने के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे एक एक स्टेप सीखना शुरू करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये स्टेप्स क्या है, तो ये स्टेप्स अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है। जैसे हम लोग का स्टेप 1 था डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि किसी भी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। उसके बेसिस पे हम लोग उसका इनकम कैलकुलेट करेंगे और उस इनकम को डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कंप्यूट किया जा सकता है, ये हम लोग जानेंगे। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे कैलकुलेट होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैसे कैलकुलेट होगा, कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैसे कैलकुलेट होगा। इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे कि कैसे क्लबिंग का प्रोविजन हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, कैसे हम लोग डिडक्शंस देंगे, कैसे हम लोग एडवांस टैक्स और टीडीएस का कैलकुलेशन देखेंगे, उसके प्रोविजंस देखेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग नेट टैक्स पेबल निकालेंगे। और एंड में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन से इन पर्सन के लिए कौन कौन से रिटर्न्स फाइल करने चाहिए हम लोग को इनकम टैक्स के अंदर। राइट, तो चलते हैं हम लोग आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और जल्दी से बेल बटन को दबा दे ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले दिखे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करना मत भूलना। तो चलो हम लोग शुरू कर लेते हैं आज के लेक्चर को। यस माय डियर, आ चुके हम लोग अपने टेबल पे और शुरू कर लेते हैं हम लोग आज के कॉन्सेप्ट को। ये हमारा पेज नंबर 6, पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 5 हम लोगों ने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में कंप्लीट किया था। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को उससे रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 रेफर कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आपको याद होगा मैंने आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट सिखाया था लास्ट क्लास में। प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने आप लोग को। राइट, ये आपको ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स कि प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। अदरवाइज हम लोग आगे समझने वाले जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ इसे डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अभी 2019-20 की बात करूँ
तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक अगर मैं इनकम अर्न करता हूं तो ये मेरे लिए प्रीवियस ईयर होगा, और इसके नेक्स्ट ईयर को हम लोग क्या बोलेंगे, जो 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा, 1/4/2020 से 31 मार्च 2021 तक जाएगा, इसे हम लोग असेसमेंट ईयर बोलेंगे फॉर द प्रीवियस ईयर 19-20। इट मीन्स 19-20 में हम लोगों ने जो इनकम अर्न किया है उस पर टैक्स पेमेंट कब करेंगे, असेसमेंट ईयर 20-21 में, और फिर प्रीवियस ईयर 20-21 में जो इनकम अर्न करेंगे उसका पेमेंट कब करेंगे, असेसमेंट ईयर 21-22 में। राइट, ये 20-21 है और ये 21-22। हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर 19-20 में अर्न किया उस पर टैक्स कब पे करेंगे, असेसमेंट ईयर 20-21 में, और प्रीवियस ईयर 20-21 में जो हम लोग इनकम अर्न करेंगे उस पर टैक्स पेमेंट कब करेंगे, असेसमेंट ईयर 21-20 में। इसके आगे और बताएंगे आप, प्रीवियस ईयर 21-20 में जो इनकम अर्न करेंगे उस पर टैक्स पेमेंट कब करेंगे, इसके असेसमेंट ईयर 22-23 में। ठीक है ना। आई होप आपको ये एग्जांपल अब समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, प्रीवियस ईयर किसे बोलेंगे और असेसमेंट ईयर किसे बोलेंगे। जिस ईयर में हम लोग इनकम अर्न करते हैं उसका जस्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर कहलाता है। राइट, एक और कॉन्सेप्ट मैं आज आप लोग को सिखाता हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे स्टेप 1 में। तो वो टर्म क्या है, उस टर्म को हम लोग नाम देते हैं एसएससी। क्या नाम देते हैं, एसएससी। एसएससी कौन होते हैं, हम लोगों ने बात किया था अभी कि प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, टैक्स पेयर किसे बोलते हैं, वह पर्सन जो टैक्स पे करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी किसे बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लाउज 7 में लिखी हुई है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। बट मैं आपको यहां पे सिंपल टर्म में बताना चाह रहा हूं कि एसएससी किसे कहा जाता है। तो सिंपली आप समझ लो, ऐसा पर्सन याद है आपको, पर्सन इंक्लूड 7, कौन कौन से, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी, जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, ये सभी 7 पीपल्स हैं जिन्हें हम लोग पर्सन के नाम से जानते हैं। तो एसएससी कौन होते हैं, वैसे पर्सन, मैं इसे लिखता हूं, आई होप आपको समझ में आ जाए, और नहीं आया तो मैं अभी फिर भी आपको बताऊंगा ही, एक्सप्लेन करूंगा ही। हु इज लायबल टू पे टैक्स, इसे तो हम लोग टैक्स पेयर बोलते थे, और एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब इनकम टैक्स एक्ट। राइट, ऐसे पर्सन जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, जिनका दायित्व बनता है टैक्स को पे करना या फिर कोई और तरह के पैसे को पे करना। सपोज कीजिए इंटरेस्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटरेस्ट कलेक्ट करती है अगर, या फिर कोई असेसमेंट हो गया है और असेसमेंट या फिर कोई स्क्रूटनी चल रहा है किसी पर्सन का और उसके रिगार्डिंग उसे कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे करना है, तो वो अमाउंट एनी अदर सम में आ जाएगा। और टैक्स मतलब टैक्स, इनकम टैक्स, अगर किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन लाइबल है या तो टैक्स पेमेंट करने के लिए या कोई अदर सम पेमेंट करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, एसएससी कहलाएगा। या फिर ऐसा पर्सन, अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding has been taken
फॉर द असेसमेंट ऑफ इनकम। क्या मतलब इसका? फर्स्ट में मैंने आप लोग को बताया एसएससी कौन होते हैं। एसएससी वे लोग होते हैं, वैसे पर्सन होते हैं जो लाइबल होते हैं टैक्स के पेमेंट के लिए या फिर एनी अदर सम पेमेंट के लिए अंडर दिस एक्ट। मतलब इनकम टैक्स के अंदर अगर कोई पर्सन टैक्स पेमेंट करने के लिए या फिर कोई अदर सम पेमेंट करने के लिए लाइबल है तो वो पर्सन एसएससी कहलाएगा। या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके रिस्पेक्ट में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हो, कोई प्रोसीडिंग चल रही हो असेसमेंट ऑफ इनकम का, कि उसका इनकम क्या है, उसने गलत इनकम डिस्क्लोज तो नहीं किया ना, डिपार्टमेंट असेसमेंट कर रही है उसके इनकम का, तो फिर वो पर्सन भी क्या कहलाएगा? एसएससी कहलाएगा इस एक्ट के अंदर, राइट। या फिर समटाइम्स a person become assessable in respect of the income of some other person। क्या मतलब इसका? ऐसा पर्सन जो लाइबल है टैक्स पेमेंट करने के लिए, एनी अदर सम पेमेंट करने के लिए, तो वो एसएससी कहलाता है। या फिर ऐसा पर्सन जिसके रिस्पेक्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है फॉर असेसमेंट ऑफ इनकम, तो वो भी पर्सन एसएससी कहलाएगा। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दूसरे पर्सन के लिए भी कोई पर्सन टैक्स पेमेंट करने के लिए असेसेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है किसी पर्सन का, किसी एसएससी का, तो वो एसएससी के बदले में जो ऑथराइज्ड पर्सन बना है कोई पर्सन, वो एसएससी कहलाएगा, ना कि वो फर्स्ट पर्सन, राइट। तो ये लोग कहलाते हैं एसएससी। मैंने आप लोग को ये टर्म एसएससी इसलिए बताया क्योंकि आगे मैं वर्ड एसएससी ही यूज करने वाला हूँ। टैक्स पेयर यूज बहुत रेयर केसेस में करूंगा, अदरवाइज आई विल यूज एसएससी, राइट। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब बात करते हैं अपने स्टेप 1 की, जिसे हम लोग जानते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के नाम से। आप लोग प्लीज अपना एक फ्रेश पेज ले लेना और वहां पे हेडिंग डालना रेसिडेंशियल स्टेटस का, क्योंकि ये आपका एक नया चैप्टर ही है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन। तो मैं यहां से शुरू करता हूं रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ। एचयूएफ कौन होते हैं? फुल फॉर्म क्या था एचयूएफ का, याद है आपको? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट। रेसिडेंशियल स्टेटस अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ का हम लोग कैलकुलेट करें तो ये पर्सन या तो रेसिडेंट हो सकते हैं, रेसिडेंट इन इंडिया हो सकते हैं, ये पर्सन या तो रेसिडेंट इन इंडिया हो सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको रेसिडेंट इन इंडिया कौन होते हैं, और या फिर नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं। या तो ये पर्सन रेसिडेंट होंगे या तो फिर नॉन रेसिडेंट होंगे। अगर ये पर्सन रेसिडेंट हुए तो फिर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, राइट। वो कौन कौन से हैं?
रेसिडेंट, या तो ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं, या फिर ये रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं। फिर से एक बार बोलता हूं, इंडिविजुअल या एचयूएफ के केस में या तो इंडिविजुअल और एचयूएफ रेसिडेंट इन इंडिया हो सकता है या फिर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया हो सकता है। अगर वो रेसिडेंट इन इंडिया हुआ तो फिर से ये या तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, राइट। तो हम लोग अब इसके कंडीशन सीखेंगे कि कब कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ रेसिडेंट इन इंडिया हो सकता है और कब नॉन रेसिडेंट इन इंडिया हो सकता है, और अगर वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हुआ तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब बनेगा और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब बनेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पेज वहाँ पे ख़त्म हो गया था तो मैं आ गया अपने नेक्स्ट पेज पे। ये हमारा पेज नंबर 7। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने अभी इंडिविजुअल और एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस देखा। इसके अलावा जितने भी पर्सन होते हैं, फॉर फर्म या एलएलपी या फिर एओपी, एओपी का फुल फॉर्म क्या था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या बीओआई, बीओआई का फुल फॉर्म क्या था, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या कंपनी एक्सेट्रा। जितने भी पर्सन है इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ करके, या तो उनका स्टेटस रेसिडेंट इन इंडिया होगा, रेसिडेंट इन इंडिया होगा, या फिर उनका स्टेटस नॉन रेसिडेंट का होगा। इसमें मैंने नया क्या बताया, कुछ भी तो नहीं, बट जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होंगे उसे फर्दर क्लासिफाई नहीं किया जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में, राइट। ये यहीं तक लिमिटेड रहेंगे, या तो वो रेसिडेंट इन इंडिया होंगे या तो फिर वो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होंगे। अच्छा, आपको ये सीखते समय एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने का सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि इसी के बेसिस पे इनकम को टैक्सेबल किया जाता है कि कौन कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा और कौन कौन सा इनकम टैक्सेबल नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन कैलकुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्सन के इनकम को टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ तक आप लोग समझ गए बात अच्छी तरीके से। तो मैं अब आगे बढ़ूंगा और हम लोग जानेंगे कि इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट किया जाए, कब वो रेसिडेंट इन इंडिया होगा, कब वो नॉन रेसिडेंट होगा, और अगर रेसिडेंट इन इंडिया हुआ तो वो कब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा एंड कब वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, राइट। तो चलते हैं, बात करते हैं हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के रेसिडेंट होने के लिए उसे कम से कम कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। दैट मीन्स हम लोग को दो कंडीशंस दिए हुए हैं, उसमें से अगर कोई एक भी कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई कर देते हैं तो क्या कहलाएगा, वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। तो वो कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। पहला कंडीशन है कि वो पर्सन इंडिया में कम से कम 182 डेज रहता है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, राइट। इट मीन्स ही स्टेज इन इंडिया। बहुत सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूं मैं,
at least 182 days during previous year, अगर वो पर्सन उस प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहता है तो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। अगर वो 182 दिन 182 डेज से कम रहता है इंडिया में तो फिर हम लोग दूसरे कंडीशन की बात करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो हम लोग दूसरे कंडीशन की बात करेंगे। देखते हैं अगर ये कंडीशन इसने फुलफिल कर दिया तो भी रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। तो दूसरा कंडीशन क्या है? ही स्टेज इन इंडिया at least 60 days during previous year and 365 days during 4 previous years। immediately preceding the relevant previous year। ध्यान से समझना, इसे मैंने थोड़ा सा हैवी लिख दिया आई थिंक, तो इसे ध्यान से समझना। और हैवी है भी, इसे समझने में स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली, तो ध्यान से आप समझते रहना। पहला कंडीशन क्या था? या तो वो इंडिया में ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 182 डेज रह जाए। अगर वो इंडिया में कम से कम 182 दिन रहता है उसी प्रीवियस ईयर में जिसके लिए हम लोग इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। अदरवाइज ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता है तो हम लोग दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है? कि वो प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज इंडिया में रहता है और उस प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले वाले 4 सालों में कम से कम 365 डेज इंडिया में रहता है, राइट? तो वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। अगर पहला कंडीशन वो फुलफिल नहीं करता है तो दूसरा कंडीशन फुलफिल कर दे। अगर दूसरा फुलफिल हो गया तो भी वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। और मान लेते हैं अगर दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो इफ बोथ द कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड तो क्या होगा? देन सच इंडिविजुअल will be called non-resident for such previous year। उस प्रीवियस ईयर के लिए वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। क्या मतलब इसका? कि उस प्रीवियस ईयर के लिए, यस, इसका मतलब हर प्रीवियस ईयर के लिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज होता रहेगा। हमें हर प्रीवियस ईयर के लिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो रेसिडेंट इन इंडिया है या फिर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है, राइट? एक बार फिर से हम लोग फास्ट रिकैप करते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो उसके लिए कम से कम एक कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा इन दोनों कंडीशंस में से। पहला कंडीशन बोलता है या तो वो 182 दिन इंडिया में उस प्रीवियस ईयर में रहता है, या फिर दूसरा कंडीशन वो इंडिया में 60 डेज उस प्रीवियस ईयर में रहता है और उसके जस्ट पिछले 4 सालों में वो कम से कम 365 डेज इंडिया में रहता है। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, राइट? तो एग्जाम्पल पे ध्यान देना, मिस्टर राम है,
resides in India since birth, वो जन्म से ही इंडिया में रहता है, ठीक है ना। कैलकुलेट रेसिडेंशियल स्टेटस if he stays for previous year 19-20, right? If he stays during previous year 19-20 196 डेज, अगर मिस्टर राम इंडिया में जन्म से ही रह रहा है, जब से उसने जन्म लिया तब से वो इंडिया में ही रह रहा है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग को प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए कैलकुलेट करना है। अगर वो प्रीवियस ईयर 19-20 में 196 डेज इंडिया में रहता है तो हम लोग क्या बताएंगे इसका रेसिडेंशियल स्टेटस। कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन क्या बोल रहा था हम लोग को कि अगर वो इंडिया में कम से कम 182 दिन रहता है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तो वो रेसिडेंट इंडिया होगा। यहाँ पे कितने दिन रह रहा, 182 दिन से ज़्यादा ही रह रहा है, 196 डेज रहता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, रेसिडेंट इन इंडिया। मैं इसे बहुत फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इसी पे बेस्ड होता है कि उसका इनकम टैक्सेबल होगा या नॉन टैक्सेबल होगा। इसीलिए हम लोग को रेसिडेंशियल स्टेटस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस पर्पज से। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं हम लोग। मेरा पेज यहाँ पे ख़त्म हो गया, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। ये हमारा पेज नंबर 8 और नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो मिस्टर मोहन है, स्टेज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 15-16, प्रीवियस ईयर 16-17, प्रीवियस ईयर 17-18, प्रीवियस ईयर 18-19, प्रीवियस ईयर 19-20। ओके, 96 डेज, 85 डेज, 120 डेज, 240 डेज, 120 डेज, राइट। फाइंड आउट his residential status for previous year 19-20। प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए हम लोग को इसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है। तो हम लोग इसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। कंडीशन 1 सेटिस्फाई करते हैं। प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए हम लोग को इसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है, तो 19-20 में इसको कम से कम 182 डेज रहना पड़ेगा इंडिया में, है क्या, नहीं। तो पहला कंडीशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, सेटिस्फाई नहीं किया। अब हम लोग को दूसरा कंडीशन चेक करना पड़ेगा। क्या था दूसरा कंडीशन, बोलता था उसे कम से कम इंडिया में प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज रहना पड़ेगा, है ना। 60 डेज से ज़्यादा ही है, 120 डेज है। और क्या था इसके साथ साथ, दूसरा कंडीशन इसके साथ ही था कि इसको इसके जस्ट पिछले 4 प्रीवियस ईयर्स में कम से कम 365 डेज रहना पड़ेगा इंडिया में। तो इससे पहले का 4 प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 18-19, 17-18, 16-17 और 15-16। इन चारों सालों में मिला के क्या वो 365 डेज या उससे ज़्यादा रहता है क्या। कैलकुलेट करते हैं, 96 प्लस 85 प्लस 120 प्लस 240 कितना होगा ये हो रहा है 541 डेज। इट मीन्स सेकेंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब
इस बेसिस पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेसिडेंट इन इंडिया है। क्यों? क्योंकि इसने दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, राइट। आगे बात करते हैं हम लोग। आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। इससे रिलेटेड कुछ नोट्स हैं जो मैं आप लोग को अभी लिखाना चाहता हूँ, राइट, जिससे हम लोग को समझने में और आसानी होगी और आप आने वाले क्वेश्चंस में फंसेंगे नहीं। कुछ नोट्स हैं एंड ये नोट्स इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन के, किसी भी इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस को कैलकुलेट करने के लिए। तो ध्यान से देखते रहना, समझते रहना और नोट डाउन भी करते रहना, राइट। नोट 1 क्या है? इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर। सर ये क्या होता है टेरिटोरियल वाटर? फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये इंडिया है, फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है। तो इसका जो सी वाटर का एरिया है, बेस लाइन का एरिया है, इसका जो बेस लाइन का एरिया है, उस बेस लाइन के एरिया से वाटर में, सी वाटर में 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक इसका जो वाटर में एरिया होता है वो क्या कहलाता है? टेरिटोरियल वाटर कहलाता है, राइट। ये वाटर है बेस लाइन, तो हम लोग टेरिटोरियल वाटर क्या बोल सकते हैं? टेरिटोरियल वाटर क्या है? 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में अंदर में ना रहकर अगर यहां पे भी रहता है, शिप में रहता है वो, तो भी वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। ऐसा माना जाएगा कि वो इंडिया में ही रह रहा है अगर ये यहाँ पे भी रहता है तो। ठीक है ना। किसी बोट पे या किसी शिप पे रहता है तो भी वो, लेकिन वो 12 नॉटिकल माइल के एरिया के अंदर ही रहता है तो वो क्या कहलाएगा? इंडिया में ही रह रहा है, ऐसा माना जाएगा। ओके। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर मतलब नोट नंबर 2 क्या बोलता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली रह रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर कंटिन्यूअसली रह रहा है। ऐसा हो सकता है कि वो जनवरी में 25 दिन रहा, फिर फरवरी में 12 दिन रहा, फिर मार्च में रहा ही नहीं इंडिया में, इंडिया के बाहर रहा, फिर वो अप्रैल में 25 दिन रहता है, फिर इंडिया के बाहर चला गया, फिर जुलाई में आया और जुलाई से दिसंबर तक इंडिया में ही रह रहा। तो वो बीच में उसका कंटिन्यूटी ब्रेक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो उसे रेगुलरली इंडिया में रहना पड़ेगा, राइट। तो मैं इसे शॉर्ट में क्या लिख दूं? इट इज नॉट नेसेसरी टू स्टे कंटिन्यूअसली, राइट। दूसरा नेक्स्ट नोट क्या हो सकता है? डेट ऑफ अराइवल। मान लेते हैं इंडिया में वो जिस दिन आता है और वो इंडिया से जिस दिन जा रहा होता है उसे भी हम लोग इंडिया में रहना ही मानते हैं। डेट ऑफ अराइवल, जिस दिन वो इंडिया में आया वो दिन भी काउंट करेंगे हम लोग। एंड डेट ऑफ डिपार्चर, जिस दिन वो इंडिया से जा रहा है उस दिन को भी हम लोग क्या मानेंगे? स्टेज इन इंडिया ही मानेंगे। ऐसा मानेंगे कि वो उस दिन भी इंडिया में ही था। विल बी काउंटेड
एज स्टे इन इंडिया। राइट। और एक बात जो मुझे आप लोग को बतानी है वो क्या है कि रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप, नागरिकता, बोथ आर डिफरेंट। दोनों एक को आप एक ही मत समझना, दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट, दोनों का कानून अलग अलग है। राइट। ओके, तो यहां से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। मैंने आप लोग को अभी बताया है कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट करते हैं। उस अगर कोई इंडिविजुअल किसी दो कंडीशंस में एक भी कंडीशन फुलफिल कर देता है तो वो रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। पहला कंडीशन है उसे कम से कम 182 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, या फिर दूसरा कंडीशन है उसे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर कम से कम 60 दिन रहना पड़ेगा इंडिया में, और उसके साथ साथ पिछले 4 सालों में उसे कम से कम 365 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा, तो वो रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। क्या है अपवाद? इसको क्या बोलते हैं हम लोगों ने पहले देखा था, एक्सेप्शन इसे बोलते हैं। अपवाद क्या अपवाद है? ऐसा केस जहां पे सिर्फ और सिर्फ कंडीशन 1 अगर फुलफिल करता है तो ही वो रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। मतलब उसे किसी भी हालत में 182 दिन वाला कंडीशन ही फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। तो वो कौन सा केस है हम लोग बात करें पहले। एक्सेप्शन केसेस वेयर एन इंडिविजुअल has to comply only the first condition। अगर उसे रेसिडेंट इन इंडिया बनना है तो उसे सिर्फ और सिर्फ कंडीशन 1 कंप्लाई करना पड़ेगा। राइट। वो केसेस कौन कौन से हैं? तो केस नंबर 1 बोलता है ऐसा इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया छोड़कर जा रहा है, जो कि इंडिया छोड़कर जा रहा है, क्यों? एज अ मेंबर ऑफ क्रू समझ में आता है, जहाज का चालक होता है, ऑफ एन इंडियन शिप, किसी जहाज के संचालक के तौर पे वो क्या कर रहा है, इंडिया छोड़कर जा रहा है, और फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। या दूसरा केस कौन सा है? वो इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे बोलते हैं? वैसे पर्सन जिनके पापा या दादाजी या फिर परदादाजी अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिए थे। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब इंडिया के डिवीजन होने से पहले, इंडिया का बंटवारा होने से पहले अगर उनके पापा या दादाजी या उसके परदादाजी कोई इंडिया में जन्म लिए थे तो वो पर्सन इंडियन ओरिजिन का पर्सन कहलाएगा। राइट। वो इंडिया के बाहर रहता है और इंडिया में घूमने के लिए आया है, इंगेज्ड आउटसाइड इंडिया, एंड comes India for the
विजिट पर्पस, राइट, फॉर द विजिट पर्पस। तो ऐसे लोगों के लिए कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा कि ओनली केस कंडीशन 1 इन्हें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी ये क्या कहलाएंगे, रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएंगे, अदरवाइज ये नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे, राइट। ये तो मैंने आप लोग को बताया कि रेसिडेंट इन इंडिया कौन होते हैं और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया कौन होंगे। अगर ये पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होते हैं तो फिर इन्हें क्या करना होगा, दो कैटेगरीज में बांटना पड़ेगा, या तो ये फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे या तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे, राइट। तो कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया होता है तो उसके रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया होने के क्या कंडीशंस हैं, ये देखते हैं हम लोग। एन इंडिविजुअल कैन बी resident and ordinary resident if he satisfies both the conditions। ध्यान से देखना आप इसे क्या करना पड़ेगा, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। रेसिडेंट होने के लिए दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना था, और अगर वो रेसिडेंट इन इंडिया हो जाता है तो उसे फिर से ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, तब जाकर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया बनेगा, अदरवाइज वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया कहलाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 बोलता है कि उसे क्या करना पड़ेगा, सच इंडिविजुअल इज रेसिडेंट इन इंडिया at least 2 years out of the last 10 previous years। क्या मतलब, अगर मान लेते हैं 19-20 प्रीवियस ईयर 19-20 का हम लोग को इसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर 19-20 से पिछले 10 सालों में इसे कम से कम 2 साल रेसिडेंट इन इंडिया होना पड़ेगा, कम से कम 2 साल क्या बनना पड़ेगा, इसे रेसिडेंट इन इंडिया बनना पड़ेगा। और इसके साथ साथ कंडीशन 2 भी फुलफिल करने पड़ेंगे। वो कंडीशन क्या है, ही स्टेज in India at least 730 days in the last 7 years preceding the relevant previous year। क्या मतलब इसका मतलब वो इंडिविजुअल को क्या करना पड़ेगा, पिछले 10 सालों में जिस प्रीवियस ईयर का हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हैं उसके पिछले 10 सालों में उसे कम से कम 2 साल रेसिडेंट इन इंडिया रहना पड़ेगा, एंड उसे पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन इंडिया में स्टे करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। अदरवाइज वो क्या बनेगा, रेसिडेंट इन इंडिया बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, राइट। इस पे एक एग्जांपल देख ले हम लोग क्या, ओके चलिए देखते हैं। तो अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने 3-4 बार अभी तक आप लोग को बताया इसे।
एक बार फिर से बता देता हूं आपको, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया होने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, कम से कम पिछले 10 सालों में कम से कम इसे 2 साल रेसिडेंट इन इंडिया होना पड़ेगा, और कम से कम 730 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा पिछले 7 सालों में, तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग इस पे। कैलकुलेट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर रमेश फॉर प्रीवियस ईयर 19-20 if he lives in India during previous year 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13 एंड 11-12, राइट। कितने दिन रहता है, नंबर ऑफ डेज 196 डेज। ओके, 250 डेज, 120 डेज, 75 डेज, 360 डेज, 140 डेज, 196 डेज, 230 डेज एंड 365 डेज, राइट। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट इन इंडिया है या फिर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा ये प्रीवियस ईयर 1920 में एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रिसाइड करता है या नहीं। तो पहले देखिए हम लोग 1920 में 196 डेज इंडिया में रिसाइड करता है, तो ये इसने पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब ये रेसिडेंट इन इंडिया है। तो हम लोग के लिए प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट इन इंडिया हो गया, राइट। अब हम लोग को देखना पड़ेगा इसका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया वाला कंडीशन, दोनों कंडीशन अगर इसने सेटिस्फाई कर दिया तो ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग क्या मानेंगे ये कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा पहला कंडीशन क्या था अपना, इसे पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल रेसिडेंट इन इंडिया होना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग कम से कम 2 साल ये रेसिडेंट इन इंडिया है क्या। तो ये 250 डेज एक तो रेसिडेंट इंडिया हो गया, 360 डेज दूसरा भी रेसिडेंट इंडिया हो गया, 196 3 साल हो गया, 4 साल 5 साल ये रेसिडेंट इंडिया है। तो 2 साल कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दिया। अब दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, इसमें दूसरा कंडीशन क्या बोला गया था कि कम से कम 730 दिन इसे पिछले 7 सालों में इंडिया में स्टे करना पड़ेगा, राइट, पहले कंडीशन के साथ साथ। तो हम लोग एक बार चेक करते हैं कि ये क्या इंडिया में पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहता है क्या। तो कितना कितना है ये 250 डेज, पिछला 7 साल पहले बता देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा होगा। एक साल 19-20 से पहले 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 2012-13 तक अगर ये कम से कम 730 दिन इंडिया में रहता है तो क्या होगा, ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया की कैटेगरी में आ जाएगा। 250 दिन प्लस 120 दिन प्लस 75 दिन प्लस 360 दिन प्लस 140 दिन प्लस 196 दिन प्लस 230 दिन, राइट। तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज यहां से लेकर के यहां तक 1371 दिन हो रहे हैं, राइट। तो 1371 दिन, इसका मतलब ये 730 दिन से ज्यादा रहा है,
और इसने दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए। तो हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या निकलता है कि इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिलहाल आज का कॉन्सेप्ट हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और एक बात, मैं लेक्चर के शुरू में और लेक्चर के एंड में इसलिए भी आता हूँ ताकि आपको बचे कुछ कॉन्सेप्ट जो छूट गया हो या फिर जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा हो, पिछले क्लास का कुछ रिवीजन करवाना हो मुझे, तो वो मैं करवा देता हूँ। तो प्लीज़ उसे स्किप मत करना, मे बी आपको बहुत इम्पोर्टेंट भी वहाँ पे सुनने को मिल सकता है, तो ध्यान से समझ लेना। और हो सके तो मैं इस पर कुछ आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने दे दूंगा, रेसिडेंशियल स्टेटस किसी भी इंडिविजुअल का कैसे कैलकुलेट करें, राइट। तो आप उसे प्लीज़ सॉल्व करना और अपने आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका आंसर कितना आ रहा है। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आज आप लोग को बताया। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड कीप ऑन लर्निंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में। जय हिंद।